नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। साधना की टीम अहमदाबाद पहुंची, जहां पर चैनल हेड ब्रजमोहन सिंह रघुवंशी ने केंद्र सरकार के 10 साल के कार्यकाल के बारे में बातचीत की। चैनल हेड ने 70 वर्षीय महिला से खास बातचीत की और बातचीत के दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। जैसे मैंने आपसे वायदा किया था कि हम आपको सच बताएंगे, और सच हमने जैसा आपसे वायदा किया है कि हम आम जनता से, वो जनता जो सीधी तरीके से इस बार लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की सरकार को आज नहीं कई वर्षों से उनके कार्यशैली को देख रही है। और ये हमें सिर्फ 9 वर्षों से 10 वर्षों से सिर्फ भारत देश की हम बात नहीं कर रहे हैं, मैं गुजरात की बात कर रहा हूं। मैं अभी भी अहमदाबाद में हूं और अहमदाबाद में हम एक परिवार के पास हैं और उनसे हम जानेंगे कि मोदी सरकार की कार्यशैली पिछले कई वर्षों में गुजरात में और उसके बाद से देश में वो कैसा सोचते हैं। मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। मैम प्लीज अपना परिचय दें, अपना नाम बताएं। जी, मैं तरुलता पिठड़िया, मैं अहमदाबाद के पास अडालज में रहती हूँ। आई एम 73 ईयर्स ओल्ड और मोदी जी को हम कई सालों से जानते हैं। यहाँ बीजेपी की सरकार है, कई सालों से सारी जनता का सपोर्ट है। हम पूरा परिवार पूरे सपोर्ट के साथ सदैव रहेंगे, क्योंकि मोदी जी ने देश के लिए, गुजरात के लिए, सबसे पहले गुजरात के लिए और देश के लिए इतना कुछ किया है, दुनिया में पहचान दी है और हमें गर्व है। हम गुजराती, हमारे गुजराती मोदी जो कार्य कर रहे हैं, दुनिया में देश को आगे लाए हैं, उसे हम गर्वान्वित हैं और सदैव ऐसे करते रहें। सबसे विनती है मेरी कि अपनी भारतीय संस्कृति को, अपने देश को, अपनी युवा पीढ़ी को बचाने के लिए मोदी, अमित शाह और ऐसे जो अपने नेता है उसकी बहुत 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 जरूरत है। और सबसे मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि मोदी सरकार को, बीजेपी को, उसको फुल सपोर्ट करें। मैम एक बात यहाँ पे, क्योंकि इतना ही ज्यादा भावना आपके मन में मोदी जी, अमित शाह जी के लिए है, ये सिर्फ भावना है या इसके पीछे प्रैक्टिकल कारण क्या है? आप यहां बता रही काफी वर्षों से यहां सरकार भी है, लेकिन सरकार ने जैसे संस्कृति की आपने बात करी, भारतीय संस्कृति की बात करी, क्योंकि राम मंदिर बनवाया गया है, धर्म के प्रति भी ये सरकार और ये पार्टी काफी ज्यादा आस्थावान है और लोगों को काफी इस बात के लिए प्रमोट भी करते हैं कि आपको धर्म के प्रति लोगों को आकर्षण होना चाहिए। लेकिन उसके बाद विपक्ष इस बात के आरोप लगाता है कि ये सिर्फ धर्म में सबको उलझा के रखते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप यहां अहमदाबाद में रहती हैं, आपकी उम्र 73 इयर्स आपकी उम्र है, तो कारण अगर हम आपसे पूछेंगे कि क्या कारण है जिसके नाते आप मोदी जी और अमित शाह जी पर आपको भरोसा है, तो क्या बताएंगे आप? कारण ये है कि गुजरात, जब नरेंद्र मोदी शायद 2001 में भूकंप आया तब क्या भयावह स्थिति थी, वो दृश्य हमें याद है। उस स्थिति में से जो जिस तरीके से निकाल के लाए, गुजरात में हर तरीके का जो विकास हुआ है, हर क्षेत्र पर, रोड देख लीजिए, रिवर फ्रंट देख लीजिए, एजुकेशन में देख लीजिए, मंदिर, धर्म तो इंसान का एक जीवन जीने का स्तंभ है जो जरूरी है। धर्म से विमुख हो रहे हैं लोग, तो वहाँ उसको वापस लाना है, भावना जगानी है, जो है सुषुप्त हो रही थी उसको जगा के सही रास्ते पर लाना है। तो मंदिरों की भी हालत ठीक होगी तो लोग जुड़ेंगे, जाएंगे। कितने सारे मंदिर रिनोवेट किए गए, बहुत अच्छे से बनाए गए, तो वो भी जरूरी है। पर इसके साथ साथ आप रोड की हालत देखिए, क्योंकि हम तो सालों से देखते आ रहे थे कि पहले क्या स्थिति थी। अब सारे रोड का जो ये बनाया है, इसने हर जगह ओवर ब्रिजेस है। अहमदाबाद में रिवर फ्रंट देखिए आप, इतना बड़ा सरदार ये स्टेडियम जो बना, मोदी स्टेडियम, तो इतना बड़ा वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्टेडियम है। और बहुत हर जगह, गांधीनगर देख लीजिए आप, गांधीनगर कितना डेवलप हो रहा है। गांधीनगर के पास जो गिफ्ट सिटी बन रहा है, कितना अद्भुत बन रहा है। सिर्फ गुजरात की ही बात नहीं है। आप उज्जैन में जो कॉरिडोर बना, अयोध्या का मंदिर तो बना ही बना, और आप काशी विश्वनाथ में वहाँ देखिए मंदिर का जो, मैं तो हर जगह गई हूँ,
साल में पूरा भारत ऊपर से लेकर। एक बात मैं अपने दर्शकों से जरूर बताना चाहता हूं, गुजरात में मुझे एक बात बहुत नजर आई मुझे, और मैंने महसूस किया बात करते समय। हम देश के किसी भी प्रदेश में जब जाते हैं तो वहां पे लोगों की जो भावनाएं हैं वो निश्चित रूप से मोदी सरकार या उनके प्रति जो इंडिया के प्रति जो भावना है वो भावना ज्यादा दिखती है, उसके पीछे वो कारण बहुत कम बता पाते हैं। लेकिन गुजरात में मैं ये देख रहा हूं कि यहाँ पे चाहे वो अहमदाबाद में या गांधीनगर में, मैं यहाँ के लोगों को मैं उनको इतना ज्यादा मैं शिक्षित कह सकता हूं या उन्हें इतनी जागरूकता है अपने सरकार के किए गए कामों की कि वो इतना विस्तार पूर्वक बता रही हैं, और ऐसा ही मैम भी बता रही है। मैम एक बात और खास तौर से, आपने बोला जब भूकंप आया था उसके बाद की भयावह स्थिति के बाद आज मोदी जी ने सरकार को इतना बेहतरीन काम किया, इतना अच्छा कि आप लोग यहाँ पे बहुत खुशी से यहाँ रह रहे हैं। एक बात और निकल के आती है, एक समय पे यहाँ पे जिस प्रकार का एक दबाव था क्योंकि यहाँ दंगे हुए थे, उसके बाद क्या ये माना जाए कि जो असुरक्षा की भावना थी अब वो असुरक्षा की भावना भी कम हुई है, और आप लोग अब कैसा महसूस करते हैं? जी जरूर, वो जो एक समय था जी, बार बार कर्फ्यू लगते थे, कई कई महीनों तक कर्फ्यू लगा रहता था, हम आइसोलेट जगह में रहता था, हमारा सारा सोर्सेज अहमदाबाद से हुआ करता था डेली नीड्स की सप्लीमेंट के लिए। तो अहमदाबाद में कर्फ्यू हुआ करता था तो हमें सप्लीमेंट वो नहीं मिलता था और बाहर जाना बड़ा मुश्किल था। अब वो जो हुआ उसके बाद वो नहीवत है, नहीं है, सारी सुरक्षा है। आप आधी रात में भी जाइए, लेडीज अकेली भी निकलती है, आती जाती है, लड़कियां भी आती जाती, तो कोई डर नहीं है, बड़ा सेफ एंड सब सुरक्षित है, बहुत अच्छा है। हाँ थी भावना थी, वो था डर की एक भावना रहती थी, डर रहता था। मुझे खुद कभी हुआ है कि हम अहमदाबाद गए, वापस आते हुए पीछे से स्टेबिंग कर देते थे, वो मैंने अपनी आंखों से देखा है और उस स्थिति में से निकल के आई हूँ मैं। तो जो कई कई महीनों तक कर्फ्यू लगा रहे ना, और हम कहीं शॉपिंग के लिए गए हैं तो कुछ दंगे हो गए तो भाग भाग के अपनी बस में पहुंचना, अपनी बस तक पहुंचना, वो स्थिति सारी हमने देखी है, महसूस करी है, अनुभव करी है। तो आजकल वो स्थिति नहीं है, बड़ा सेफ और सुरक्षित है सब। थैंक यू हमसे बातचीत करने के लिए। तो जब देश के लोग हमसे जब पूछते हैं कि आमतौर से मीडिया जो है जब वो कोई पॉजिटिव बात दिखाती है तो बहुत जल्दी विपक्षी दल और खासतौर से एक सेक्शन ऑफ मीडिया जो है वो ये बोलने लगता है कि ये मोदी जी के चरण चुंबक हैं या चरण बंधक हैं। लेकिन आप एक वृद्ध महिला की बातों को अगर आप सुन रहे हैं और समझ रहे हैं तो आपको ये महसूस करना पड़ेगा किस स्थिति से गुजरात निकल के आज यहाँ पहुंचा है। तो चलिए इसी के साथ अब आपको लिए चलते हैं राजनांदगांव, जहां पर लोकसभा क्षेत्र में जनसभा का आयोजन किया गया। जनसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने अपना संबोधन दिया और क्या कुछ कहा आपको भी सुनाते हैं। श्री विजय शर्मा जी मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, श्री लखन देवांगन जी, राजेश मुड़त जी, पूर्व सांसद श्री अभिषेक सिंह जी, प्रदीप गांधी जी, श्री अशोक शर्मा जी, लोकसभा के प्रभारी श्री नारायण चंदेल जी, लोकसभा के संयोजक श्री मधुसूदन यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती गीता साहू जी और लोकप्रिय प्रत्याशी श्री संतोष पांडे जी और उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, उपस्थित बहनों और भाइयों, आज मुझे छत्तीसगढ़ कि इस प्रतिष्ठित राजनांदगांव से छत्तीसगढ़ की जनता का आह्वान करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, आज जब प्रातः में लखनऊ से रायपुर के लिए प्रस्थान कर रहा था तो कुछ पत्रकारों ने मुझसे पूछा कि आज आप छत्तीसगढ़ जा रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? मैंने कहा भाई छत्तीसगढ़िया और सबसे बढ़िया।
लोगों ने कहा कैसे? मैंने कहा भी ननिहाल किसको अच्छा नहीं लगता है, और छत्तीसगढ़ तो हमारे आराध्य प्रभु श्री राम का ननिहाल है, माता कौशल्या का मायका है। जितने अभिभूत उत्तर प्रदेश वासी और देशवासी हुए हैं, अयोध्या में 500 वर्षों के बाद रामलला के पुनर्आगमन पर उससे ज्यादा खुशी छत्तीसगढ़ वासियों को है। और इसीलिए तो छत्तीसगढ़ के बहन और भाई जहां अभिभूत हैं, आनंदित हैं, वहीं मुझे छत्तीसगढ़ के अपने बहन भाइयों के साथ आज चुनावी सभाओं के माध्यम से संवाद बनाने का अवसर प्राप्त होगा। तो स्वाभाविक रूप से जो प्रभु के आगमन पर अभिभूत हो, आनंदित हो, उनसे बढ़िया दूसरा तो नहीं होगा। और इसलिए मैंने कहा छत्तीसगढ़िया तो सबसे बढ़िया। बहनों और भाइयों, छत्तीसगढ़ अपनी पहचान आज से नहीं, हजारों वर्षों से अपनी इस विरासत का संरक्षण करती आ रही है। सरकारों ने उपेक्षा की होगी, लोगों ने तमाम प्रकार के गलत तरीके से यहां की छवि को प्रस्तुत करने का प्रयास किया होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकारें छत्तीसगढ़ के अंदर या केंद्र में श्रद्धेय अटल जी की सरकार रही हो या फिर पिछले 10 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व की सरकार, जिस मजबूती के साथ छत्तीसगढ़ को उसकी पहचान दिलाने के लिए प्रतिबद्ध दिखाई देती है, वह अभिभूत करने वाली है। और इसलिए बहनों और भाइयों, आज हम सब आपके पास आए हैं आपसे कहने के लिए, आपने देखा होगा जो काम अयोध्या में हुआ है, प्रभु रामलला 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके फिर से अयोध्या में उनका आगमन हुआ है। क्या ये काम कांग्रेस के लोग कर पाते क्या ये काम कांग्रेस के लोग कर पाते क्या? देखो, जब भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था तो उन्होंने उस समय भी उस कालखंड का उपयोग भी कहां किया? सबसे पहले जब अपने स्वयं के अयोध्या से उनको वन के लिए जाना पड़ा तो उन्होंने इसी छत्तीसगढ़ की तरफ रुख किया, क्योंकि ननिहाल नजदीक था। और पहले चित्रकूट आए और फिर ही दंडकारण्य होते हुए पंचवटी की तरफ गए। और उस समय भी उनके सामने चुनौती थी, और चुनौती यही थी कि उस समय भी रावण के कुछ राक्षस उस समय इस पूरे क्षेत्र को, यहां के ऋषि मुनि और ज्ञान और आराधना में रत, उस समय की साधना में रत ऋषि मुनियों को परेशान करते थे, वहां के सभ्य समाज को प्रताड़ित करते थे। उनकी सुरक्षा का दायित्व उस कालखंड में हजारों वर्ष पहले प्रभु राम ने अपने कंधे में ली थी कि नहीं, निस्सरहीन करो मही का संकल्प लेकर के उन्होंने इसी धरती पर इसको राक्षस विहीन करने का जो संकल्प लिया, उसी का परिणाम था कि लंका के राजा रावण को भी अंततः अपनी पूरी खानदान के साथ दूसरे लोक के लिए प्रस्थान करना पड़ा था। बहनों और भाइयों, प्रभु राम की इस महिमा की भूमि छत्तीसगढ़ में आकर के कौन लोग अभिभूत नहीं होंगे? जब रायपुर में भगवान राम का मंदिर बन रहा था, डॉक्टर रमन सिंह जी उस समय यहां के मुख्यमंत्री थे। उस समय उन्होंने कहा था, मंदिर बनाते समय कहा कि अयोध्या में अभी नहीं बन पाया, लेकिन हम पहले छत्तीसगढ़ में बना रहे हैं भगवान राम का मंदिर।
तो मैंने कहा पहले तो ननिहाल में ही बालक आता है, जब अयोध्या पे छत्तीसगढ़ में रामलला आ जाएंगे तो अयोध्या में भी अब मंदिर बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। बहनों और भाइयों, अगर अयोध्या में रामलला का प्रकटीकरण हुआ है, फिर से रामलला 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करते हुए आए हैं, तो यह मोदी जी के कारण है, प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण। कांग्रेस के लोग तो क्या कहते थे राम हुए ही नहीं। कांग्रेस के लोग क्या कहते थे? राम हुए ही नहीं। जब राम हुए ही नहीं तो गांधी जी क्या कहते थे? हे राम। अंत में उन्होंने कहा था रघुपति राघव राजा राम। गांधी जी के नाम पे जिन लोगों ने जीवन भर सत्ता दिलाई, वे लोग राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, ये केवल राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करने की कुप्रवृत्ति नहीं, यह भारत के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करने का कांग्रेस का कुत्सित चेष्टा थी। और यही कारण था कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को जब अवसर मिला, पूरी तरह लूटने का कोई अवसर वे लोग चूके नहीं, कोई अवसर चूके नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने, चाहे वह डॉक्टर रमन सिंह की छत्तीसगढ़ की सरकार रही हो, चाहे वह वर्तमान में श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व की सरकार हो, इन लोगों ने यहां के गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, वनवासियों आदिवासियों के लिए, उनके उत्थान के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और श्रद्धेय अटल जी के नेतृत्व में जो योजनाएं बनाई थी, कांग्रेस ने अपने 5 वर्ष के कुशासन में ही उन्हें पूरी तरह समाप्त करने का प्रयास किया, पूरी तरह समाप्त करने का प्रयास किया। और मुझे तो बताया गया कि इस प्रतिष्ठित सीट पर कांग्रेस ने यहां के पूर्व मुख्यमंत्री को, श्री भूपेश बघेल को ही अपना प्रत्याशी बनाकर के उतारा है। यानी जिनके ऊपर पहले से ही शराब घोटाले का, कोयला घोटाले का, पब्लिक सर्विस कमीशन के घोटाले का, डीएमएफ घोटाले का, गोठान घोटाले का और महादेव ऐप के घोटाले का आरोप हो और एफआईआर भी लॉन्च हो चुकी हो, और व्यक्ति पूरी ठसक के साथ चुनाव लड़ने का दुस्साहस कर रहा है, इसका मतलब वह ये मान के चलता है कि हम कितना भी बड़ा अपराध करेंगे तो हम लोग समाज की आंखों में धूल झोंक करके सत्या त्याग लेंगे। अब नहीं होने वाला है। ये नया भारत है, नया भारत। नए भारत में घोटालेबाज नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। बहनों और भाइयों, घोटाले की हद तो शराब घोटाला, कोयला घोटाला, ये तो कांग्रेस की प्रवृत्ति थी। भूपेश बघेल जी ने तो अपने शासनकाल में गोबर का भी घोटाला कर डाला। अब सोचो, जिन गरीबों को खाद के लिए पैसा मिलना चाहिए था, यूरिया दुनिया के अंदर मिल रही है 3000 रुपए बोरे में, वही 300 रुपए में भारत के अंदर भारत की सरकार, मोदी सरकार दे रही है। लेकिन ये तो यहां पर कांग्रेस की सरकार ने गोबर का भी घोटाला कर डाला। बहनों और भाइयों, यहां पर मैं सोचता हूं कभी कभी गौ माता को भी तस्करों के हवाले कर दिया गया था, कसाईयों के हवाले कर दिया गया था। लब जिहाद की घटनाओं को पूरी तरह छूट दे दी गई थी। एक सामान्य भुवनेश्वर साहू के साथ किस प्रकार की घटनाएं घटित हुई थी, उसके पिता ईश्वर साहू, छत्तीसगढ़ की जनता का मैं अभिनंदन करूंगा कि उन्हें विधायक बना करके लोगों ने भुवनेश्वर साहू को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की। क्योंकि भुवनेश्वर साहू की एक ही गलती थी, उसने लब जिहाद का विरोध किया था, कांग्रेस सरकार की तुष्टीकरण की नीति का विरोध किया था, और उस शख्स से लड़ते लड़ते अपने आप को बलिदान कर दिया था। बहनों और भाइयों, यहां की जनता जनार्दन ने
स्वर्गीय भुवनेश्वर साहू को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके पिता ईश्वर साहू को विधायक बना करके उनकी स्मृतियों को जीवंत बनाने का काम किया है। बहनों और भाइयों, ये कांग्रेस घोटाले का नाम है, ये कांग्रेस आतंकवाद का नाम है, ये कांग्रेस नक्सलवाद का नाम है। जिस उम्र में युवाओं के हाथ में टैबलेट होना चाहिए, अच्छी पुस्तक होनी चाहिए, दुनिया को आगे बढ़ाने का जज्बा होना चाहिए, ये कांग्रेस ने उस उम्र के इन बच्चों के हाथों में तमंचे पकड़ा दिए और तमंचे पकड़ा करके भारत के खिलाफ ही उन्हें लड़ने के लिए नक्सलवाद के नाम पर, आतंकवाद के नाम पर, उग्रवाद के नाम पर उकसाने का कार्य किया। बहनों और भाइयों, अब ये देश मोदी जी के नेतृत्व में कार्य कर रहा है और आपने 10 वर्ष में बदलते हुए भारत को देखा होगा, बदलते हुए भारत को देखा होगा। 10 वर्ष में क्या ये कभी हुआ? ये कभी हो पाया? देश के अंदर बहनों और भाइयों, छत्तीसगढ़ की डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व की पहली सरकार थी जिन्होंने 1 रुपए किलो चावल यहां के गरीबों को, यहां के आदिवासी वनवासियों को देना प्रारंभ किया था। और मोदी जी के नेतृत्व की सरकार पिछले 4 वर्ष में 80 करोड़ भारतीयों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्रदान कर रही है। कांग्रेस की सरकार के समय गरीब भूखों मरता था, किसान आत्महत्या करता था, नौजवान पलायन करता था, महिलाओं के सामने अपनी सुरक्षा का संकट था। मोदी जी के नेतृत्व में 80 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ, 60 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का, आयुष्मान भारत का कवर, हर वर्ष 5 लाख रुपए की। यही नहीं, 50 करोड़ गरीबों के लिए जनधन अकाउंट खोल दिए गए। जो पैसा कमीशन खोरी का कांग्रेसियों की प्रवृत्ति का हिस्सा था, मोदी जी ने जनधन अकाउंट खोल करके उसको पूरी तरह उस पर रोक लगाने का काम किया। बहनों और भाइयों, 12 करोड़ अन्नदाता किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ, 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय का निर्माण, 10 करोड़ महिला स्वयंसेवी समूहों को आर्थिक स्वावलंबन के मार्ग पर अग्रसर करने का कार्य। बहनों और भाइयों, 10 करोड़ गरीबों के घर में उज्ज्वला योजना का रसोई गैस का सिलेंडर भी पहुंचा दिया गया। 4 करोड़ गरीबों के मकान मोदी जी के नेतृत्व में देश में बने। उत्तर प्रदेश ने 56 लाख गरीबों के मकान बनाए, लेकिन भूपेश बघेल की सरकार ने 18 लाख गरीबों को छत्तीसगढ़ के अंदर मकान से वंचित किया था, क्योंकि मोदी जी पैसा देना चाहते थे, लेकिन भूपेश बघेल उसको लेना नहीं चाहते थे। इन गरीबों को मकान न मिले, इसका दोष भी अगर किसी के ऊपर है तो कांग्रेस की सरकार के ऊपर है। 2.5 करोड़ गरीबों के घर में बिजली पहुंचाने का काम हुआ, हर घर नल की योजना लागू हुई। बहनों और भाइयों, ये सभी कार्य मोदी जी के नेतृत्व में एक नए भारत का दर्शन, कश्मीर में आतंकवाद की ताबूत पर अंतिम कील ठोकने का काम हुआ, धारा 370 समाप्त हुई, तो 3 तलाक की कुप्रथा को भी सदैव के लिए समाप्त किया गया। और आज तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस उतना ही। नमस्कार।